आप सभी को सादर अभिवादन। एक बार फिर आपके सामने एक विषय के साथ जो आज़ाद देश के लिए, किसी भी गणराज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है सूचना का अधिकार। हम लोग बात करेंगे आज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की। लेकिन उसके पहले वही बात कि हम आप सब एक दूसरे के लिए बहुत कीमती हैं, अपने परिवार के लिए कीमती हैं। कोरोना का भय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है हम वो सारे प्रिकॉशन लेंगे। हम हाथ को सैनिटाइज करेंगे और उन प्रिकॉशंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए बहुत कीमती हैं। हमारा आपका कोई स्थानापन्न नहीं है। इसलिए अब हम शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। और क्या है ये सूचना का अधिकार, कैसे ये इतना महत्वपूर्ण है। अब हम जब इस पे बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि किसी भी आज़ाद देश के लिए दरअसल कोई भूभाग आज़ाद नहीं होता है। आज़ाद उसके नागरिक होते हैं, उसके उस भूभाग पर रहने वाले लोग होते हैं। तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो ऐसे अधिकारों की बात जब की गई, अगर मैं अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान की बात करूं, तो हमारा संविधान जब लागू होता है तो उस दिन से हम एक ऐसी किताब से संचालित होते हैं कि वही हमारे लिए सारी बातें बताती है कि आप कैसे कैसे अपने जीवन को जिएंगे इस देश में। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आपको कुछ चीज़ों की गारंटी देता है। आपका देश, आपका राज्य, आप हमारा स्टेट। और वो जो गारंटी देता है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण गारंटीज हैं। पहला तो ये कि हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम किसी भी चीज़ को कह के बता सकते हैं या लिख के बता सकते हैं, कोई दृश्य दिखा के बता सकते हैं, एक्टिंग करके बता सकते हैं, व्यंग्य चित्र बना के बता सकते हैं। किसी भी तरीके से हम एक्सप्रेस करने का हमारे पास राइट है। दूसरा कि हमें राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, हमें जीवन को जीने का अधिकार है। और ये दोनों अधिकार तब मुकम्मल होते हैं। हम बोलेंगे क्या, हम तो बोलेंगे, अब जैसे सीधी सी बात है कि जब मानव पैदा हुआ होगा कभी भी, तो उसके दिमाग में एक चीज़ तो आई होगी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जानूं। इसी दौर में ईश्वर की खोज हुई और ये जो जिज्ञासा है, जानने का भाव है अंदर, तो इसी जिज्ञासा को कि मनुष्य या एक व्यक्ति संपूर्ण तब होता है जब उसके अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होती हैं। और जिज्ञासाओं का संदर्भ कई हो सकते हैं। ये आध्यात्मिक हो सकता है या सांसारिक हो सकता है। और अगर हम सांसारिक जिज्ञासाओं की बात करते हैं तो ये बात समझ में आनी चाहिए, हमें आती है कि हम एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहां पर सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, सरकारी मशीनरियां अपना काम कर रही हैं, और सारे काम वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए हो रही हैं। तो ये जो वी है ना, इस वी को सब कुछ जानने का हक है। तो ये जानने का हक हमें कैसे मिला? पहले तो नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में 1889 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना और हिंदुस्तानियों को परेशान करने के लिए हर बात ये कह के छुपा दी जाती थी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है, और इसको बताने से उस स्टेट की या जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको वो डैमेज होता था। और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आगे बढ़ा। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इसको और स्ट्रांग कर दिया, और किसी भी चीज़ को सीक्रेट कहने के लिए उसने कहा कि कुछ भी, कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, हमने कह दिया कि ये सीक्रेट है, ऑफिसर ने कह दिया तो वो सीक्रेट है, वो नहीं बताया जाएगा। तो ठीक है, हमें पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में इसकी बात शुरू हो चुकी थी, और ये हुआ कि नहीं साहब, हमें अपनी चीज़ों को जानने का हक है। अगर कोई चीज़ पब्लिक अथॉरिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको हम पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं, जिसको स्टेट संचालित करती है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसको जानने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। इसी अधिकार की शुरुआत और इसकी बड़ी ढेर सारी लड़ाइयाँ, और मज़े की बात है जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, मतलब
वो पीरियड 1975 से 1977 के बीच का वो पीरियड, 25 जून 1975 से और फरवरी 1977 के बीच का पीरियड, ये पीरियड ऐसा था जिस पीरियड में बुरी तरह से प्रेस को कुचला गया, आम जनता की आवाज को खत्म किया गया और उसे कोई भी बात नहीं बताई गई। और बाद में एक मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई जनता पार्टी की, तो उन्होंने बात कही, एक आइडिया दिया एन ओपन गवर्नमेंट का, एक ऐसी खुली सरकार जिसके बारे में सबको सब कुछ जानना चाहिए। तो उन्होंने 1977 में बात कही और बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और यहां तक आती है कि नहीं साहब, हम इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कम करते हैं, उसे कर्टल करते हैं, उसे थोड़ा छोटा करते हैं। लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट इनको दी, वो रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में किसी भी तरह की कोताही नहीं की। और इसके बाद 1986 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, कुलवल वर्सेस जयपुर कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो पब्लिक अथॉरिटी के पास इन्फॉर्मेशन है, ये जरूरी चीज है और इसे पब्लिक को अवगत कराना चाहिए, पब्लिक को अवगत होना चाहिए। और यहां से एक कहानी शुरू होती है और वो आगे बढ़ती है। इसमें एक नायिका भी हैं, जबरदस्त, अरुणा राय उनका नाम है और उन्होंने अरुणा राय 1968 से 1974 तक तो एक प्रशासनिक अधिकारी रही और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं साहब, मुझे बाहर निकल के कुछ और काम बेहतर करना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन से के जरिए जनता को सूचना का अधिकार मिले, इसके लिए वो काम करना शुरू कर दी। और मजे की बात कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य अपने स्तर पर तमिलनाडु था, लेकिन उसकी पूरे भाव के साथ जो लागू हुआ वो राजस्थान में लागू हुआ अरुणा राय के प्रयासों से। और जब ये चीज और आगे बढ़ती है और हम इसका एक ये कैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक्ट के रूप में आया, फिर जो बात ओपन गवर्नमेंट की कही थी मोरारजी देसाई ने, वो बात फिर एनडीए की गवर्नमेंट जब बनती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आता है, और उसके पहले भी वीपी सिंह की सरकार में 1989 में ये बात कही गई, जब बोफोर्स की बहुत शोर था, तो बोफोर्स के बारे में ये है और कोई जानकारी नहीं मिल रही आम जनता को। तो बोफोर्स के बारे में जानने के लिए लोगों ने जब मांगने की कोशिश की, प्रेस ने जानने की कोशिश की सरकार से कि भाई बोफोर्स में कितने रुपए का सौदा हुआ था, बोफोर्स किन किन तरह से आगे बढ़ा था ये पूरा सौदा। और बोफोर्स के ही नाम पे आपको पता है कि एक कांग्रेस की सरकार गिरी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह ने फिर इस चीज को आगे बढ़ाया और कहा कि नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को और आगे बढ़ाना चाहिए और ये जो अधिकार है लोगों को जानने का, क्योंकि अगर हम कुछ जानते नहीं हैं तो हम कह क्या सकते हैं। हमारे जो राइट टू स्पीच है या हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो किसी भी तरह से सक्सेसफुल या कंप्लीट नहीं होता है कि हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है तो हम कौन सी बात करेंगे, कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास है। तो बाद में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एस्टैब्लिश भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आर्टिकल 19 है जिसमें आपको गारंटी मिली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, वो गारंटी, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी कंप्लीट हो सकती है जब आपके पास जानने का भी पूरा अधिकार हो। और यहां से शुरू होता है एक मुसलसल कंप्लीट प्रोग्राम कि नहीं, जानने का अधिकार हमारा एक बर्थ राइट है, या आप विकसित अर्थों में हम कहते हैं कि हमारा नेचुरल राइट है कि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अब तो सूचना के अधिकार अधिनियम में इसको 19(1)(a) में जोड़ दिया गया। वहां से कहते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि हमें जानना है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ कहेंगे नहीं।
तो इस तरह से ये 21 और 19 से जुड़ करके ये महत्वपूर्ण होता है। और वीपी सिंह के बाद उसके बाद जब फिर एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही कह दिया था कि नहीं, हम आएंगे तो इसका दायरा और बढ़ाएंगे, और फिर वो दायरा बढ़ाया जाता है और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल एक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में सन 2000 में, और वो बिल पास होता है लोकसभा से राज्यसभा से 2002 में, और 6 जनवरी को वो असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2003। और 2003 के बाद फिर इसमें जो प्रोग्रेस होती है वो ये कि 2005 में ये एक 15 जून 2005 को ये वो होता है, लागू होता है, पारित होता है। और 12 अक्टूबर 2005 से 15 जून और 12 अक्टूबर के बीच में जो गैप है वो सिर्फ इसलिए कि तमाम डिपार्टमेंट्स में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति और उसका एक सेटअप तैयार करने में ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह से हिंदुस्तान में लागू हुआ। दुनिया के 204 देशों में लगभग 130 देशों में आरटीआई का कानून है, और जिनमें नहीं है वहां प्रयास किया जा रहा है। 1776 में इसके बारे में सबसे पहले स्वीडन में चर्चा हुई थी, और स्वीडन ही माना जाता है विश्व में अगुआ के तौर पे अधिकार, सूचना के अधिकार के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो। अब आइए देखते हैं कि ये एक्ट क्या कहता है, किन लोगों को ये अधिकार मिला है, कौन लोग कौन सी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, सूचना का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस एक्ट में कुल 6 चैप्टर्स हैं। छोटा सा एक्ट है, और 1 से 1 और 2 जो पहला चैप्टर है उसमें डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, एक्सटेंट हैं, जैसा कि सामान्यतया सभी एक्ट के शुरू में होता है। तो ये 2 सेक्शन 1 सेक्शन 2 3 से लेके 11 तक बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर 2 में आता है 3, जो कि ये कहता है कि यह सूचना कौन प्राप्त कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक इसे प्राप्त कर सकता है। ठीक बात है। 3 से 11 तक चैप्टर 2 में है। चैप्टर 3 में 12, 13, 14 ये कहते हैं कि साहब ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे गठित होगा, कौन लोग होंगे उसमें, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। फिर 15, 16, 17 ये चौथा है। चैप्टर 4 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे क्या होगा, कैसे गठित होगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। उसके बाद 18 से लेके 21 तक अपील, पेनाल्टीज और सुप्रीम हाई कोर्ट की उच्च अधिकारिता की क्या पावर्स होंगी और कैसे इसमें फंक्शन करेगा। और उसके बाद चैप्टर 6 में बाकी शेष बातें हैं जो एक आम नागरिक के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ उन बातों की, उन सेक्शंस की जो इंपॉर्टेंट है कि सूचनाएं क्या है। तो कोई भी मटेरियल जो पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज विद इन द पैराडीम ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम उसमें ले आते हैं कि भाई आपके पास है, आप सरकारी ऑफिस है, मुझे जानना है। दूसरी बात, एक प्रश्न उठता है कि क्या हमें जब कोई जानकारी मांगनी होती है तो क्या हमें बताना पड़ेगा कि हम ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, और जानकारी देने वाले अथॉरिटी को यह कतई अधिकार नहीं है कि वो यह पूछे कि आप किस वजह से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 2 बात। नंबर 3 और बहुत महत्वपूर्ण बात कि सेक्शन 4 कहता है कि जानकारी मांगना तो एक दूसरी बात हो गई कि हम आपके पास मांगने आए हैं, हमें कोई जरूरत है या हम किसी चीज से प्रभावित हैं। इनफैक्ट ये स्टेट की ड्यूटी या उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सेक्शन 4 कहता है कि वो अपना पोर्टल बनाए, वो एक सिस्टम डेवलप करे किसी भी तरह का, और वो जो भी कार्य कर रहा है उन कार्य को अपने पोर्टल पे खुद ही प्रकाशित करे, उसे लोगों को बताए, लोगों में एक अवेयरनेस लाए। हम ऐसे का, और इस पूरे कानून का जो उद्देश्य है वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर।
एक पारदर्शिता और दूसरी जवाबदेही। पारदर्शी होना चाहिए सिस्टम और जवाबदेह होना चाहिए। किससे हम मांगेंगे? सीधी सी बात है, हम पब्लिक अथॉरिटी से मांगेंगे। और इसमें जो सूचना मांगने और सूचना देने के बीच का समय है वो 30 दिन का है। 30 दिन के बाद आप असिस्टेंट ऑफिसर से पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर से आप अपनी बात पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर तक ले जा सकते हैं। 30 दिन का समय उसके पास भी है। 60 दिन के बाद इसमें लोअर कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। आप हाई कोर्ट में आते हैं और हाई कोर्ट में अगर आप सफिशिएंट रीजन देते हैं अपने किसी भी डिले का तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप हाई कोर्ट में आके अपनी बात 90 दिन के अंदर, या आपके पास सफिशिएंट कॉज है और डिले का तो उस कॉज को बताते हुए आप उसके बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर आपको डिले होता है और किसी इंफॉर्मेशन 30 दिन या 90 दिन के बाद एक तय सीमा जो है उसके बाद आपको नहीं मिलती है तो जो पेनल्टी है वो 250 रुपए पर डे के डिले की है और मैक्सिमम 25,000 रुपए की है उस विभाग पर या उस ऑफिसर पर जिससे आप ये सूचना मांग रहे हैं। कुछ बातें और जरूरी हैं कि वो कौन सी सूचनाएं हैं जो आपको नहीं मिलनी चाहिए। सेक्शन 8 इसके बारे में बात करता है और सेक्शन 8 इस बात को कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सीबीआई पहले इसमें थी, बाद में सीबीआई की जानकारी को बाहर कर दिया गया। किसी भी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि आप आरटीआई डाल के पूछ रहे हैं कि साहब इसमें कहां तक पहुंचा और ये इसमें कहां तक ये जांच पहुंची। रक्षा संबंधी या इस तरह के जो सेंसिटिव मसले हैं उसके संदर्भ में आप आरटीआई की सीमा से बाहर हैं वो। और सुभाष अग्रवाल जी ने 2009 में एक पिटीशन की थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और उनका कहना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसके बाहर क्यों है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसके बाहर क्यों है आरटीआई के दायरे के बाद। रंजन गोगोई साहब ने 2019 में बहुत मजेदार और बहुत ही डेयरिंग डिसीजन है, उन्होंने ऑफिस ऑफ द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आरटीआई के दायरे में ले आया और कहा कि नहीं, यह भी एक पब्लिक ऑफिस है, इसे भी अपनी बातें, सारी बातें, उसके एक्सपेंसेस, उसकी कार्यशैली, ये सारी चीजें अगर कोई पूछता है तो उसे बताया जाना चाहिए। इस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में ये एक ऐसा है जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकारी कामकाज के तरीकों की धज्जियां बिगाड़ दी, और राइट टू इंफॉर्मेशन में ही हम इस हथियार से वो बड़े बड़े काम करते हैं जिन कामों को अंजाम देने के लिए इस 2005 के पहले बहुत सोचना पड़ता था। एक बात और जो बताने की है वो ये कि अभी भी आरटीआई का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम इसको नहीं जान रहे हैं। हम आप सभी लोगों से कह रहे हैं कि इसका बहुत सामान्य सा एक प्रोफार्मा है। संक्षेप में आपको प्रोफार्मा के बारे में बात बता दूं। जिस विभाग से आपको लेनी है इंफॉर्मेशन उसके लिए प्रति या टू उसको लिए लिख दीजिए पूरी उसकी डिटेल। उसके बाद जो मांग रहा है इंफॉर्मेशन अपनी पूरी डिटेल दे दीजिए। कौन सा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए पर्टिकुलर स्पष्ट शब्दों में उसको लिख दीजिए। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, नहीं तो मिनिमम 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर उसके साथ नत्थी कीजिए, उसका विवरण उसमें भर दीजिए, और जो सूचना आपको मांगनी है, लेनी है, वो किस फॉर्मेट में होगी वो फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं। आपको हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। और अगर उसकी कोई एडिशनल फीस आती है तो आपको देनी पड़ेगी। छोटा सा है, प्रोफार्मा हर जगह उपलब्ध है। कुछ भी नहीं करना जानते हैं तो भी एक साधारण आवेदन पत्र की तरह से भी आप इसको भेज सकते हैं। अपने इस अधिकार को पहचानिए, बहुत मजबूत हथियार है। इस हथियार से आप अपने समाज की और वी द पीपल ऑफ इंडिया की मदद कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये। मुझे लग रहा था कि थोड़ी इस पे बात करना जरूरी है, इसलिए मैंने बात की। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं।